रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं आज की एक और नई कहानी, जिसके लेखक हैं ललित मोहन पांडे जी। यह इस कहानी का चौथा भाग है। इस कहानी के पहले 3 भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए यह भाग शुरू करते हैं। जीवन में खून के रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं और गंगाजल की तरह पवित्र होते हैं। प्रेम रूपी शक्कर इसमें मिठास डाल देती है, लेकिन जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार समाज में अनुपम और मंजरी जैसे कुछ लोग खून के पवित्र रिश्ते के ऊपर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की काली परछाई डालकर उसे कलंकित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ खून का रिश्ता ना होते हुए भी सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से बने निश्चल प्रेम के रिश्ते खून के रिश्ते से भी मजबूत और स्थायी होते हैं। ऐसा ही रिश्ता श्याम किशोर और राजेंद्र कुमार जी और दमयंती जी के बीच में बना था। वर्षों बाद भी वही प्रेम श्याम किशोर के द्वारा राजेंद्र कुमार जी की मृत्यु होने की कहानी बताते हुए अश्रुधारा के रूप में उनकी आंखों से झलक रहा था। श्याम किशोर को संभालते हुए प्रभाकर उनको समझाने का प्रयास करने लगे। बिस्तर पर विलाप कर रही दमयंती जी को सोनिया ने बहुत ही आत्मीय भाव से समझाते हुए उनसे कहने लगी कि माँ जी, आपके साथ अपनों ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसका दंड तो उनको ईश्वर देगा, लेकिन सारी दुनिया खत्म नहीं हो गई है। श्याम किशोर जी जैसा एक पुत्र आपके साथ है और आज हम और प्रभाकर आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग भी आपके जीवन में पुत्र और पुत्रवधू की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज से आप प्रभाकर को भी अपना पुत्र समझ लीजिए और मुझे अपनी पुत्रवधू। थोड़ी देर तक माहौल बिल्कुल शांत रहा। तत्पश्चात प्रभाकर ने श्याम किशोर से कहा कि भाई साहब, अभी तक आपने जो बातें बताई हैं वह मन को झकझोर देने वाली हैं। कैसे कोई पुत्र अपने माता पिता को एक पत्नी के कहने पर भूल सकता है, लेकिन आपने जो कार्य किया वह बहुत ही अनुकरणीय है, लोगों को नसीहत देने वाला है। पापा जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? श्याम किशोर: भाई साहब, उसके बाद की कहानी तो और भी दर्दनाक और घृणा पैदा करने वाली है। स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, यह तो मैंने सुना है, लेकिन वह कितने निचले स्तर पर गिर जाता है, इसका नमूना अनुपम भैया और मंजरी भाभी ने उस दिन प्रस्तुत किया था। पापा जी की मृत्यु हो जाने पर मम्मी जी के ऊपर जैसे गाज गिर गया हो। आप इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जिस माँ का इकलौता पुत्र माता पिता को छोड़कर चला गया हो और उसी दौरान उसका पति सदा सदा के लिए उसे छोड़कर चला गया हो, तो उस माँ और एक पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका आकलन करना असहज है। मम्मी जी ने किसी तरह अनुभव भैया को फोन मिलाकर रोते बिलखते हुए इस घटना की जानकारी दी थी। अनुपम भैया भी फोन पर ही रोने लगे और उन्होंने कहा कि मम्मी जी, मैं जितना शीघ्र हो सकता है इंडिया पहुंच रहा हूं। अनुपम भैया के आने का कोई समय निश्चित नहीं था। संभवतः पापा जी की अंतिम इच्छा भी पूरी होनी थी, इसलिए दूसरे दिन दोपहर तक इंतजार किया गया। तत्पश्चात जब अनुपम भैया नहीं आए, तब मेरे द्वारा पापा जी को मुखाग्नि देकर उनका देह संस्कार कर दिया गया था। वह पंचतत्व में विलीन हो गए थे। मम्मी जी गुमसुम और बिल्कुल शांत हो गई थी। मेरी पत्नी और मैं मम्मी जी को यही समझाते रहे कि ईश्वर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग तो आपके साथ चट्टान की भांति सदा खड़े रहेंगे। पापा जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, इसलिए भारत सरकार के अनेक अधिकारियों ने आकर मम्मी से मिलकर पापा जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए उनके उदार व्यक्तित्व की प्रशंसा की। पापा जी ने सदैव सिर ऊंचा करके सम्मानजनक जीवन को जिया था, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उनके क्रियाक्रम को भी बड़े धूमधाम से किया जाए। पापा जी की मृत्यु के 3 दिन बाद अपनी पत्नी मंजरी भाभी के साथ इंडिया आए थे। अनुपम भैया के 2 पुत्र भी हो गए थे, लेकिन वह लोग उन बच्चों को भी नहीं लाए थे। जब वह मम्मी जी के पास पहुंचे, तब वह अपने को रोक नहीं सकी और उनको देखते ही बिलख बिलख कर रोने लगी थी। मंजरी भाभी के भी आंखों में आंसू निकल आए थे, लेकिन वह संवेदनशील आंसू नहीं थे, केवल क्षणिक दिखावा मात्र था। एक माँ अपने पति को खो देने के बाद अपने इकलौते बेटे को पाकर अपने मन की वेदना को प्रकट कर रही थी। थोड़ी देर बाद माहौल शांत बना हुआ था। मम्मी जी ने अनुपम भैया से पूछा कि बेटा, वर्षों बाद तुम इंडिया आए हो, तुम्हारे पापा जी तुम्हें देखने की तमन्ना में आंसू बहाते बहाते इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
तुम अपने दोनों बच्चों को भी नहीं लाए। मेरी इच्छा थी कि कम से कम एक बार अपने पोतों को अपनी आंखों से तो देख लूं। तुम्हारे पापा तो चले गए, मेरा भी क्या ठिकाना, कब दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मम्मी जी के इतना कहने पर अनुपम भैया बंगले झांकने लगे थे। वह मंजरी भाभी की तरफ देखते हुए बहानेबाजी करते हुए कहने लगे कि मम्मी जी, बच्चे आने को तैयार नहीं हुए थे। उनके हाव भाव से यह दिखाई दे रहा था कि वह जानबूझकर बच्चों को नहीं लाए थे। उनकी शारीरिक भाषा से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था कि वह झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर माँ के साथ बैठकर आंसू बहा लेने के बाद अनुपम भैया और मंजरी भाभी ऐसा व्यवहार करने लगे कि जैसे घर में सब कुछ सामान्य है। मंजरी भाभी से तो ऐसी उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वह पराए घर से थी, लेकिन अनुपम भैया के चेहरे पर पिता की मृत्यु से होने वाला दुख का कोई भाव स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और वह घर में एक मेहमान की हैसियत से आए हुए हैं। पापा जी के क्रियाक्रम के बारे में ना तो उनकी कोई रुचि थी और ना ही उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि पापा जी का क्रियाक्रम का कार्य कैसे होगा। पापा जी हमारे लिए एक पिता से भी बढ़कर भगवान स्वरूप थे, इसलिए मैंने उनके कार्यक्रम में पूरी रुचि के साथ तैयारी कराई थी। पापा जी के क्रियाक्रम का कार्य बड़े ही सम्मानजनक ढंग से संपन्न हो गया था। गांव जवार से भी लोग आए हुए थे। अनुपम भैया के व्यवहार से वह लोग बहुत दुखी हुए थे। उनके मुख से यही शब्द निकल रहे थे, हे भगवान, किसी को अनुपम जैसी औलाद ना दे, इससे बेहतर वह निसंतान ही रहे। सारा समाज अनुपम भैया पर थू थू कर रहा था। पापा जी का क्रियाक्रम समाप्त हो जाने के बाद मम्मी जी ने अपने सारे गहने अपनी पुत्रवधू मंजरी भाभी को यह कहते हुए दे दिए कि बेटी, बड़ी तमन्ना थी कि मैं अनुपम की शादी में अपनी पुत्रवधू को यह सारे गहने दूंगी, लेकिन भगवान इंसान की हर इच्छा पूरी करे, यह आवश्यक तो नहीं। आज पहली बार तुम मिली हो, इसलिए इसको रख लो। अनुपम भैया मम्मी से कहने लगे कि मम्मी जी, हमने और मंजरी ने यह प्लान किया है कि यहाँ की सारी जमीन जायदाद बेचकर आपको लेकर हम लोग अमेरिका में ही रहेंगे। मम्मी जी ने इसका विरोध करते हुए अनुपम भैया से कहने लगी, बेटा, जहाँ तेरे पापा अंतिम दिनों में रहे हैं उस स्थान को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता है, इसलिए अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी जिंदगी तुम्हारे पापा की यादों के सहारे कट जाएगी। लेकिन वह लोग नहीं माने और एक षड्यंत्र के तहत माँ के ऊपर दबाव बनाने लगे कि वह अपनी सारी जमीन जायदाद बेच डालें। माँ का दिल कितना कोमल और निष्कपट होता है, यह मैंने उस दिन देखा। ना चाहते हुए भी मम्मी जी ने उन लोगों की जिद के आगे उनकी बातों को मान लिया था। वह अपना फैसला सुनाते हुए अनुपम भैया से बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सारी जायदाद को बेच दो। वह भी उन लोगों के साथ मन मारकर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गई थी। मुझको पता नहीं क्यों एहसास हो गया था कि मम्मी जी को अमेरिका ले जाने के नाम पर सारी जायदाद को बेचने के लिए षड्यंत्र की पटकथा मंजरी भाभी के द्वारा लिखी तो नहीं गई है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि क्या आप पापा जी के सुनहरे सपनों के इस बंगले को बेचकर उनकी यादों को मिटा नहीं देंगी? अभी पापा जी के स्वर्गवास हुए चंद दिनों ही बीते हैं। आप लोग उनके सपनों के बंगले को बेच देंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी नहीं होगी? मेरी यह बातें मम्मी जी के हृदय में उतर गई थी, लेकिन वह बेचारी विवश थी। मम्मी जी ने उत्तर दिया कि बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन इस बात को अनुपम क्यों नहीं समझ पा रहा है? उनके इतना कहने पर अनुपम भैया को ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं उनके मार्ग में अवरोध बन रहा हूँ। वह गुस्से से लाल हो गए थे। वह मुझसे बोले, तू कौन होता है मेरे परिवार के मामले में बोलने वाला? तू इस घर का नौकर है, तेरी औकात तुझे मालूम है? पापा जी ने सहारा न दिया होता तो कहीं भीख मांगता हुआ रेलवे स्टेशन पर मिल जाता। अनुपम भैया के मुख से निकली विष के समान तीखी उनकी भाषा तीर की भांति मुझे इस प्रकार लगी कि जैसे वह मेरे कलेजे को छलनी कर गई हो। मैंने आज तक अनुपम भैया के मुंह से इतनी कड़वी बातें अपने बारे में कभी नहीं सुनी थी। उनकी बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वह मंजरी भाभी से मिलकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं। गुस्से से मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अनुपम भैया के अपने माता पिता के प्रति किए जा रहे दुराचरण से मैं भी बहुत दुखी था। मैं भी उनको कुछ खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन किस हैसियत से उनको समझाऊं? मैं विवश था। लेकिन आज अनुपम भैया ने मर्यादाओं की सारी सीमा पार करते हुए मुझे बोलने का अवसर दे दिया था, जिसकी मुझे तलाश थी। मैं गुस्से से आग बबूला था। उसी क्रोध में आकर
मैंने उनसे कहा, इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए और अपने मन में उठ रहे सवालों को जानने के लिए कि क्या कोई पुत्र इतना गिर सकता है, क्या अपने माता पिता के साथ ऐसा दुराचरण कर सकता है। यह सब जानने के लिए इसके अगले भाग का इंतजार करें, जो कि कल शाम तक हमारे चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। यह भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अनुपम के बारे में आपका क्या विचार है वह भी लिखकर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।